Good afternoon, good evening to all of you present in my video lecture Rishikul Biology. Welcome to all of you in my video lecture class. और जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इस क्लास में मैं आपको डिस्कस करूंगा प्लांट सेल वॉल. ओके, तो सेल वॉल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल्स. इसके पहले हम लोगों ने सेल वॉल टर्म डिस्कस किया था. यस, आप रिमाइंड करके बता सकते हैं कि कब मैंने डिस्कस किया था. Yes, when I was teaching the topic bacterial cell wall. तो जब मैं आपको बैक्टीरियल सेल वॉल पढ़ा रहा था, एट दैट टाइम आई डिस्कस्ड यू बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड पेप्टिडोग्लाइकन, जो एक तरह का म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, म्यूकोपेप्टाइड है, क्योंकि ये किसका बना होता है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन. Okay, it is a polymer of NAG and NAM. Both are linked together with an amino acid residues. 8 अमीनो एसिड की ट्रांसपेप्टाइड चेन पाई जाती है जिससे ये आपस में लिंक्ड होते हैं. सेकेंड थिंग, फंगल सेल वॉल. फंगल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, थोड़ा सा मैं आपको यहां लिख देता हूं. द फर्स्ट वन इज द बैक्टीरियल सेल वॉल विच इज कंपोज्ड ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल. ये किसकी बनी होती है? यस, पेप्टिडोग्लाइकन. फंगल सेल वॉल ये किसकी बनी होती है? यस, काइटिन. काइटिन इज अ होमोपॉलीमर. ध्यान दीजिएगा, अ होमोपॉलीमर of N-acetyl glucosamine. N-acetyl glucosamine, इसका ये होमोपॉलीमर है. सिमिलरली प्लांट्स में जो लोअर प्लांट्स है यानी कि एल्गी, एल्गल सेल वॉल ये बनी होती है, मेन कंपोनेंट हो जाते हैं सेलुलोज, देन गैलेक्टन्स, मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपके हो जाते हैं अल्गल सेल वॉल की कंपोजिशन. पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में बताया, इट इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन देन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड. बोथ आर लिंक टुगेदर विथ हेल्प ऑफ ट्रांसपेप्टाइड चेन. ओके, 8 अमीनो एसिड की चेन होती है. अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है रिगार्ड द प्लांट सेल वॉल. तो प्लांट सेल वॉल दिस इज मेनली प्रेजेंट इन इस पर्टिकुलर टॉपिक में. प्लांट सेल वॉल पर हम लोग किस पर डिस्कस करेंगे? यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लांट सेल वॉल इन हायर प्लांट्स. ओके, हायर प्लांट्स में सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो कंपोजिशन वाइज अगर देखा जाए तो इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली सेलुलोज along with दूसरे पॉलीसैकेराइड्स हो जाते हैं जैसे हेमीसेलुलोज, देन पैक्टिन, इवन लिग्निन ऑल्सो, लिग्निन. ठीक है, तो जो प्लांट सेल वॉल है इसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है. उस स्ट्रक्चर को आप सारे बच्चे ध्यान से देखें. दिस इज द कंपोजिशन ऑफ प्लांट सेल वॉल, जिसमें क्या हो जाता है, जो सेलुलोज है, दिस सेलुलोज फाइब्रिल्स प्रिंसिपली मेड अप ऑफ सेलुलोज. अब ये सेलुलोज क्या है, थोड़ा सा प्लांट सेल वॉल में सारे बायोमोलिक्यूल को समझे. तो प्लांट सेल वॉल को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया गया तो उसमें यह दिखाई दिया कि जो प्लांट सेल वॉल होती है दैट लाइज इन अ प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स सब्सटेंस. इसकी जो बेस सब्सटेंस है या मैट्रिक्स सब्सटेंस है जो प्रोटीन की बनी होती है, उस पर, उस प्रोटीन के मैट्रिक्स पर क्या पाए जाते हैं? सेलुलोज, जो कि आपका होमोपॉलीमर है बीटा ग्लूकोज का. किसका? बीटा ग्लूकोज. डू यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड? व्हाट इज होमोपॉलीमर और हेटेरोपॉलीमर? मैं आपको इस सिंपल भाषा में समझाता हूं. ये देखो, मान लो बेटा क्या होता है, ये 1 रेसिड्यू है. ओके, 1 मोनोमेरिक यूनिट, इसको मैंने कहा आपका मान लो अल्फा ग्लूकोज.
अल्फा एंड बीटा कार्बन ये हो जाते हैं ग्लूकोज के पोजीशन पर, एनोमेरिक पोजीशन पर ये डिसाइड होते हैं, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो ये आपको हो जाता, मान लो अल्फा ग्लूकोज है, इसके मान लो कि 1000 2000 यूनिट को एक साथ जोड़ दिया जाए विथ हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो इसे कहा जाता है होमोपोलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? यस, इसका एग्जांपल होता है स्टार्च। स्टार्च इज ए होमोपोलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। दूसरा आपको क्या होता है, मान लो ये बीटा ग्लूकोज यूनिट है, सेम यूनिट बीटा ग्लूकोज की लगभग 10,000 यूनिट 10,000 यूनिट अगर एक साथ रिपीट हो रही है, तो ये जो होमोपोलीसैकेराइड बनाती है उसको बोलते हैं सेलुलोज। तो अगर सेलुलोज को देखा जाए, जो इसका मेन कंपोनेंट होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट है सेल वॉल का, इट इज अ होमोपोलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज यूनिट्स। किसके हो जाते हैं? बीटा ग्लूकोज यूनिट के, सेलुलोज। तो कितनी यूनिट पाई जाती है? लगभग इसमें 10,000 अप्रॉक्स 10,000 यूनिट से मिलकर एक सेलुलोज का माइक्रोफाइब्रिल बना होता है। इस तरह से अनेकों माइक्रोफाइब्रिल्स, अ नंबर ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आपके क्या हो जाते हैं? इस मैट्रिक्स सब्सटेंस, प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स सब्सटेंस में डिस्पर्स होते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, हेमीसेलुलोज, अनदर पॉलीसैकेराइड हेमीसेलुलोज, इसके साथ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होता है। ये आप देखोगे, दिस इज द हेमीसेलुलोज, जो सेलुलोज की यूनिट के साथ क्या है? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड है, राइट? इसके अलावा तीसरा जो आपका सब्सटेंस हो जाता है, दैट इज द पैक्टिन। ये पैक्टिन क्या हो जाती है? ये पैक्टिन आपके सेलुलोज और हेमीसेलुलोज को आपस में कनेक्ट करते हैं। ओके, यू कैन नोट डाउन दिस आल्सो। सो ये हो जाते हैं आपके सेल वॉल के, प्लांट सेल वॉल के स्ट्रक्चर, जो मेनली कंपोज होती है सेलुलोज। देन अब इस पर ये चलते हैं कि जो सेलुलोज है, इसके बीच में बॉन्ड क्या पाया जाएगा? ग्लूकोज रेसिड्यूज के बीच में। सो इसमें बॉन्ड पाई जाती है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या पाई जाती है? यस, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब एक ग्लूकोज का फर्स्ट नंबर कार्बन ये किसके साथ अटैच है? अनदर ग्लूकोज के फोर्थ नंबर कार्बन के साथ अटैच है, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये बॉन्डिंग आपको याद रखनी है। ये हो गया इसके ग्राउंड सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस जिसके की स्ट्रक्चर हो जाते हैं। अब इस पर चलते हैं कि जो पैक्टिन्स है, ये इनका रोल क्या होता है? व्हाट आर पैक्टिन्स? थोड़ा पैक्टिन्स के बारे में भी जान ले। तो जो पैक्टिन्स हो जाते हैं, दे आर एक्चुअली, पैक्टिन्स का काम हो जाता है, ये गैलेक्टोन यूरोनिक एसिड के रेसिड्यूज होते हैं। क्या पाए जाते हैं? यस, गैलेक्टोन यूरोनिक एसिड, जो इसके रेसिड्यूज यहां पर प्रेजेंट हो जाते हैं। इस गैलेक्टोन यूरोनिक एसिड पर नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ओके, नेगेटिवली चार्ज रेसिड्यूज होते हैं। तो आप देखोगे जो पैक्टिन होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गैलेक्टोन यूरोनिक एसिड, इस पर पैक्टिन पर क्या होता है? इट इज हाईली नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, पैक्टिन इज नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, इसलिए पैक्टिन हैज गैलेक्टोन यूरोनिक एसिड residues which have negative charges, negatively charged, जिसके कारण क्या होता है? जो पैक्टिन होती है, ये इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, तो पैक्टिन इज नेगेटिवली चार्ज्ड
जिसके कारण क्या होती है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन के साथ, जैसे कि कैल्शियम आयन, मेनली कैल्शियम आयन एंड इन सम केसेस मैग्नीशियम आयन ऑल्सो, तो ये पॉजिटिवली चार्ज यानी कैटायन के साथ ये बाइंड करती है और ये बना देती है कैल्शियम पैक्टेट विच इज अ पार्ट ऑफ, यस, कंपोज्ड ऑफ मिडिल लैमेला, जिसे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी में आपको ये कॉन्सेप्ट दिए गए, मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। ऐसा क्यों? इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, क्योंकि जो पैक्टिन है इट इज कंटेन्स गैलेक्टोनियोनिक एसिड जिस पर नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये पैक्टिन पर नेगेटिव चार्ज है, जिसके कारण ये क्या होती है, ये आपके कैल्शियम के साथ बाइंड करती है मेनली, और कभी कभी मैग्नीशियम के साथ भी, जिससे बनाती है कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, जो पार्ट बनाता है मिडिल लैमेला का, जो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये हो जाता है सेल वॉल के अलग अलग कंपोजिशन। अब थोड़ा सा सेल वॉल में समझिए कि सेल वॉल के रोल क्या है, या फिर सेल वॉल का मतलब क्या होता है। तो आप ये देखो, वॉल किसी भी सेल में हो, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो जाए, कुछ प्रोटिस्टेंट सेल्स हो जाए, या फिर आपके फंगाई के सेल हो, या फिर प्लांट का सेल हो, तो आप देखोगे प्लांट सेल में ये आउटर मोस्ट बाउंड्री बनाती है। ओके, दिस इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और एडिशनल बाउंड्री पाई जाती है प्लांट सेल में, जो बनाती है प्लांट सेल वॉल, राइट। तो आप इसमें देखोगे दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस इज द सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल, ओके। अब थोड़ा सा सेल वॉल पढ़े समझते हैं इसके बेसिक फंक्शन की ओर, उसके बाद इसके टाइप ऑफ सेल वॉल पर भी मैं डिस्कस करूंगा। तो वॉल का मतलब ही हो जाता है जो स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करे, जो रिजिडिटी को प्रोवाइड करे। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो जाता है, जैसे आप देखोगे इस बोर्ड के पीछे ये जो वॉल है, ये क्या हो जाती है, इस पूरे रूम को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड कर रही है, इससे स्ट्रेंथ या रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। तो वॉल का मतलब ये हो जाता है एक मजबूत सी संरचना, एक मजबूत सी स्ट्रक्चर, अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स नॉट ओनली स्ट्रेंथ बट ऑल्सो रिजिडिटी। क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, इसके केमिकल स्ट्रक्चर को जब मैंने आपको बताया तो आपने देखा ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज, यस सेलुलोज, देन हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स, ये हो जाते हैं जो कि ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, जो उसको स्ट्रेंथ देते हैं। ओके, हाँ, सेल वॉल जब मैच्योर होती जाती है, जैसे सेकेंडरी सेल वॉल अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां पर एक और फिनोलिक रेसिड्यूज, फिनोल के बारे में अपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो फिनोल के रेसिड्यूज जिसे कहा जाता है लिग्निन, लिग्निन का आकर यहां पर डिपोजिशन हो जाता है। लिग्निन सेल वॉल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है और काफी मजबूत बनाती है। तो लिग्निफाइड सेल वॉल इसे कहा जाता है, जब सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन आ जाए तो इसे नाम दिया जाता है क्या, यस, लिग्निफाइड सेल वॉल, लिग्निफाइड सेल वॉल, यानी लिग्निन का डिपोजिशन। लिग्निन किसके पॉलीमर, किसके हो जाते हैं, रेसिड्यूज, इट कंटेन्स फिनोलिक रेसिड्यूज, जिसके कारण इसमें स्ट्रेंथ काफी आती है। तो ये सब मैं डिस्कस करूंगा, लिग्निन का डिपोजिशन कब होता है और सेल वॉल लिग्निफाइड कब बनती है। तो पहले ये देखें जो सेल वॉल है, चलिए पहले इसके टाइप पर ही मैं बात कर लूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हो जाती है बेटा प्राइमरी सेल वॉल, क्या होती है, यस, जो प्लांट फर्स्ट टाइम को कहा जाता है न्यू या न्यूली फॉर्म्ड वॉल इज द प्राइमरी सेल वॉल। मैंने इसको प्राइमरी को ऐसे लिखा है। तो ये प्राइमरी सेल वॉल किसकी बनी होती है, ये बनी होती है मेनली सेलुलोज की, मेनली सेलुलोज, देन हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, ये आ गए। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि सेल मैच्योर होता है, यानी मेरिस्टेमेटिक जो परमानेंट, मतलब जो टिश्यू अभी डिवाइड कर रहे थे, जो प्लांट सेल अभी डिवाइड कर रहा था, वो अब मैच्योरिटी की ओर जा रहा है और डिवीजन छोड़कर क्या होता है, एक परमानेंट शेप एंड साइज ले रहा है।
तो ऐसे सेल्स या टिश्यूज को नाम दिया जाता है परमानेंट सेल या टिश्यू। तो परमानेंट में क्या हो जाता है कि अब इसके अंदर यहां जो सब्सटेंसेस थे, जैसे इसमें एक पर्टिकुलर सब्सटेंस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल होती है जिसे कहा जाता है गोल्गी बॉडीज, जो आगे आपको मैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो बेटा ये जो गोल्गी बॉडीज हो जाती है ना, ये गोल्गी बॉडी, प्लांट सेल में गोल्गी बॉडीज को स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं डिक्टियोसोम्स। क्या बोलते हैं बेटा? यस, डिक्टियोसोम्स। ये क्या हो जाते हैं? ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स को सिंथेसाइज करते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स की सिंथेसिस करते हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्म में जो डिक्टियोसोम्स हैं, ये क्या करेंगे? ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड जैसे लिग्निन को भी सिंथेसाइज करते हैं, और ये सिंथेसाइज करने के बाद इनका डिपोजिशन हो जाता है प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके बीच में इनका डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये मैं आपको ऐसे बना देता हूं, ठीक है? तो ये प्राइमरी सेल वॉल चली गई बाहर की ओर, ये हो गई आउटर मोस्ट, दैट इज द प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, इसका डिपोजिशन होता गया। इसके पोजीशन को याद रखोगे, इसका जो डिपोजिशन कहां हो जाता है? यस, इसका डिपोजिशन हो जाता है प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में इसका डिपोजिशन हो जाता है। ओके, प्राइमरी सेल वॉल एंड दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी, जो सेकेंड टाइम बनते हैं, मतलब मैचुरेशन के समय बनते हैं। तो ये हो गई प्राइमरी सेल वॉल, ये देखो ये आउटर मोस्ट प्राइमरी सेल वॉल, और ये जो थिक सी डिपोजिशन है ब्लैक कलर की, इसे कहा जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। कुछ सेल्स ऐसे हो जाएंगे जैसे डेड सेल, जिनको कहा जाता है स्केलेटल सेल, जिसमें कि टर्सरी सेल वॉल भी पाई जाएगी। चले, तो अब इस पर देखते हैं हम लोग। इसमें दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो जाती है ब्लू कलर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट में पीएम लिख दिया। तो सेकेंडरी सेल वॉल कंटेन्स लिग्निन विच इज अ फिनोलिक रेसिड्यूज। लिग्निन इसको मैकेनिकल, इसको स्ट्रेंथ देती है, और अब जब सेल वॉल में लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है, देन दिस सेल वॉल इज कॉल्ड लिग्निफाइड सेल वॉल। ओके, तो अब ये समझते हैं कि सेल वॉल के फंक्शन क्या हो गए। पहली बात, जो फर्स्ट फंक्शन है वो ये है कि सेल वॉल जो है वो आपकी क्या होती है? सेल वॉल प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ओके, द सेल वॉल प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये क्या करती है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है सेल को, प्लांट सेल को, एक प्रॉपर शेप देती है, प्रोवाइड्स अ प्रॉपर शेप। क्योंकि सेल वॉल क्या हो जाती है, अपने केमिकल डिपोजिशंस के कारण काफी स्ट्रांग होती है, तो इसके शेप में कोई चेंज नहीं आता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन जब आप देखोगे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन क्या है? यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, लाइपोप्रोटीनेसियस इन नेचर, जिसके कारण ये क्या हो जाती है? ये सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है। मतलब इसको शेप को मेंटेन रखना, या क्या हो जाता है, प्रॉपर एक पर्टिकुलर शेप को मेंटेन नहीं रख पाती है, ड्यू टू सेमी फ्लूइड नेचर, ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेचर, ड्यू टू इट्स केमिकल कंपोजिशन, लाइपोप्रोटीनेसियस इन नेचर, राइट। लेकिन बेटा जब हम लोग बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल में आप देखोगे इसके केमिकल कंपोजिशन के कारण ये एक प्रॉपर हार्ड हो गई, और क्या होता है, एक प्रॉपर शेप लेती है, जिसके कारण प्लांट सेल को एक प्रॉपर शेप मिलता है। रिजिडिटी, स्ट्रेंथ। अब इस रिजिडिटी को और अच्छे से समझे। रिजिडिटी किस सेंस में मैं बात कर रहा हूं? आपने देखा है कि प्लांट सेल के सेंट्रल में वैक्यूल पाया जाता है, जिसे कहा जाता है सेंट्रल वैक्यूल। क्या कहते हैं? यस, सेंट्रल वैक्यूल। इसे मैं सेंट्रल में ही बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सेंट्रल वैक्यूल की मेम्ब्रेन, जिसे कहा जाता है टोनोप्लास्ट, ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है।
बाहर से जब वाटर आता है तो इसकी हाई ऑस्मोलैरिटी के कारण वाटर सीधा सेंट्रल वैक्यूल में चला जाता है, जिसके कारण इसकी साइज बढ़ते बढ़ते पूरे सेल की साइज क्या हो जाती है, ये अप टू 90% एरिया इसका कवर कर सकता है और ये सेल के साइज भी इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जब सेल को इंक्रीज किया जाता है तो ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके वाटर के एंट्री के कारण इस वैक्यूल में एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर। तो ये टर्गर प्रेशर क्या होता है, ये फाइनली प्रेस कहाँ करता है, यहां पर ये प्रेशराइज करता है, राइट, प्रेशराइज करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो सेल वॉल है ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है सेल वॉल, ताकि इस प्रेशर को मैनेज किया जाए, है ना, जिसके कारण क्या होता है कि टर्गर प्रेशर के कारण ये आपका प्लांट सेल बर्स्ट ना हो जाए। तो ये सेल वॉल इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर जनरेट करती है, दैट इज कॉल्ड द वॉल प्रेशर। जो सेल वॉल जनरेट करती है दिस इज कॉल्ड वॉल प्रेशर जनरेटेड बाय सेल वॉल। और जो ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर, मतलब वाटर सेल के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो यहां आपको क्या होता है, वाटर जब सेल के अंदर आ रहा है तो इसने ये एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गई सेंट्रल वैक्यूल, जिसके कारण क्या होता है ये टर्गर प्रेशर जनरेट होता है, इसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर, शॉर्ट में टीपी। ये टीपी यानी टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर, वॉल प्रेशर कौन दे रहा है, सेल वॉल दे रही है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। फिजिक्स में न्यूटन्स का थर्ड लॉ सारे बच्चों ने पढ़ा है, जिसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज दैट ईच एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिमिलरली बच्चों यहां क्या हो जाता है, जब ये टर्गर प्रेशर जनरेट होगा तो ऑब्वियसली ये सेल वॉल पर जनरेट होगा, तो इस टर्गर प्रेशर के कारण सेल बर्स्ट हो सकती है। लेकिन क्या हो जाता है, जो हमारा सेल वॉल है ये भी अपने आप में क्या होता है, काफी स्ट्रेंथ रखता है, मजबूती रखता है, और ये क्या होता है इस प्रेशर को, मतलब ये काउंटर हो जाता है। जैसे आपको क्या हो जाते हैं कि वन साइड आप ऐसे देखो, एक तरफ से सेल वॉल ये आ जाता है आपका, यस, ये आपका जा रहा है टर्गर प्रेशर सेल के अंदर, इसको काउंटर करती है आपकी कौन सी, यस, दिस इज काउंटर बाय द वॉल प्रेशर। ये सेल वॉल है, ये टर्गर है, ये इस पर काउंटर अटैक करते इक्वल हो जाते हैं। तो जब दोनों के दोनों फोर्सेस, दोनों प्रेशर एक बार इक्वल हो जाती है, ओके, तो उस समय सेल क्या होता है, इन अ फुली टर्जिड सेल, सेल पूरी तरह से क्या होता है, टर्जिड यानी वाटर को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, पूरी तरह से स्वेल हो जाता है, मतलब अब फर्दर वाटर की एंट्री पॉसिबल नहीं है। तो इसको कहा जाता है टर्जर प्रेशर इक्वल्स वॉल प्रेशर इन अ फुली टर्जिड सेल। चूंकि इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है, पुरानी एनसीईआरटी में इस चैप्टर को अच्छे से बताया गया था, डिस्कस किया गया था, इसलिए इस प्रेशर के बारे में ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, यहां तक आपको समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। तो अब होता क्या है, ये जो सेल, ये प्लांट सेल थी, हाँ, अब ये सेल एक्सपेंड कैसे करती है ये भी हम देखते हैं। 10 to 100 टाइम्स 10 टाइम एक्सपेंड कर सकती है, कैसे करती है, तो जो वीक पार्ट हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है कि वाटर का प्रेशर उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर उसको मोड़ दे देता है, टर्गर प्रेशर मान लो इस एरिया में, तो यहीं से ये सेल क्या हो जाता है, एक्सपेंड करती जाएगी, और करते 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 क्या हो जाता है, ये 10 टाइम्स साइज में बड़ी हो जाती है। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। गर्मी के मौसम में, अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो आप देखोगे आपके घर में जो सूखे हुए पौधे हैं, पॉट में एक छोटा सा पॉट ले लो आप, जिसमें कि प्लांट लगाओ, सूखा हुआ हो, उसमें आप पानी डाल दो, ठीक है। जब आप पॉट में वाटर देते हो तो देखोगे 10 मिनट के बाद सारी पत्तियां जो कि मुरझाई हुई थी बिल्कुल क्या हो जाती है, यस, काफी फूल से जाती है, टर्जिड हो जाती है। मतलब सारे जो सेल्स थे वो उनका क्या हो जाता है, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद ये साइज में 10 टाइम्स तक बढ़ जाते हैं, 10 गुना ये बढ़ जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू टर्जिडिटी। तो आपने देखा कि यहाँ क्या होता है, जो वीक एरिया हो जाता है उसकी ओर क्या होता है, टर्जर प्रेशर लगता है, लगते लगते इसको एक्सपेंड करता है, लेकिन कभी भी वाटर की एंट्री के कारण या एक लिमिट तक वाटर एंट्री करती है, प्लांट सेल कभी बर्स्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, टर्गर प्रेशर, उसको बैलेंस कौन करता है, वॉल प्रेशर, जो अभी मैंने आपको यहां पर बताया। तो ये कंडीशन कहलाती है फुली टर्जिड, मतलब
प्लांट सेल ने पानी पूरा पी लिया है, मतलब प्लांट सेल को अब पानी की जरूरत नहीं है, अब पानी के या वाटर की एंट्री उस प्लांट सेल में नहीं हो सकती है, उसका साइज ऑलरेडी जितना बढ़ना था 10 टाइम्स 10 गुना अपने ओरिजिनल साइज से बढ़ चुका है। ठीक है, तो यही आप इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके आप देख सकते हो। गर्मी के मौसम में एक सूखा हुआ पौधे में पानी डालो, 10 मिनट में देखो वाटर हर एक पूरा प्लांट सेल क्या होता है, फुली टर्जिट हो जाएगा। ओके, चलो ये आप जरूर करेंगे। तो ये वॉल का सेकेंड इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया कि ये प्रेशर में हेल्प करती है, वाटर एब्जॉर्प्शन में, मेंटेन रिजिडिटी, प्रॉपर शेप। अब इसके बारे में जब देखा जाता है कि जो प्लांट सेल है, हाँ आप में से कुछ बच्चे ये पूछ सकते हैं कि सर प्लांट सेल में तो सेल वॉल ने ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करवा दिया, लेकिन आप ये बताएं कि जो एनिमल सेल्स हैं, तो इन केस ऑफ एनिमल सेल्स ये कैसे मेंटेन होंगे, क्योंकि एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती नहीं। तो एनिमल सेल के केस में क्या होता है कि जो एनिमल सेल्स हैं वो ऑलरेडी नियर ऑस्मोलैड कंडीशन में रहते हैं। तो एनिमल सेल्स के बाहर जो इंटरसेलुलर मीडियम है, या जैसे हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, इसको आइसोटोनिक मीडियम में रखती है। मतलब ये प्लाज्मा के इक्वल कंसंट्रेशन मीडियम में रहते हैं, लगभग इक्वल में रहते हैं। ओके, जिसके कारण क्या होता है, एनिमल सेल्स ऑस्मोटिक बैलेंस की इशू को सॉल्व कर लेते हैं। राइट, तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि प्लांट सेल वॉल में इसके केमिकल कंपोजिशन और इसकी परमिएबिलिटी पर भी थोड़ी बात कर लें। केमिकल कंपोजिशन ऑलरेडी मैंने बता दिया। परमिएबिलिटी की बात की जाए तो बेटा परमिएबिलिटी क्या होती है, इसमें जो सेल वॉल है दे आर फ्रीली परमिएबल, बट द सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। अब इस पर एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कंपैरेटिव स्टडी की जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो आप ये फाइंड करोगे while plasma membrane is living and selectively permeable in nature, ये मैं लिख देता हूं, while plasma membrane is living and selectively permeable in nature, इसके कॉन्ट्रास्ट में सेल वॉल की बात करें, द प्लांट सेल वॉल is non-living and freely permeable in nature. ओके, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो ये हो जाते हैं सेल वॉल के मेजर फंक्शंस। अब सेल वॉल की बात की जाए कि सेल वॉल में प्लांट सेल से वन सेल से अनदर सेल, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। जैसे मान लो ये एपिडर्मिस सेल है, ठीक है, तो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है, राइट। देखो क्या होता है, पहले तो चले प्लांट सेल में ट्रांसपोर्टेशन, पहले कि प्लांट सेल के बीच में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है ना, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में, थोड़ा सा बड़े में बनाता हूं ताकि आप सारे बच्चों को समझने में आसानी हो। ओके, तो यहां अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट सेल्स, एक प्लांट टिश्यू में प्लांट सेल्स आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, हाउ प्लांट सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन अ प्लांट टिश्यू, राइट। जैसे एनिमल सेल्स में क्या हो जाता है, अलग अलग जंक्शंस पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
कनेक्ट करने के लिए। वैसे प्लांट सेल्स में क्या हो जाते हैं, एक प्लांट टिश्यू में अ नंबर ऑफ प्लांट सेल्स, काफी सारे प्लांट सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं विथ अ कॉमन स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड मिडल लैमिला। ये मैंने एक आपको प्लांट सेल बनाया, ये दूसरा प्लांट सेल है। तो इससे आपको प्लांट सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ये सारे इस स्ट्रक्चर से आपको क्लियरली समझ में आएगा। क्या yes, this is the obviously ये क्या है, ये है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट, ये जो ब्लू पार्ट है दिस इज द सारा का सारा, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट में मैंने पीएम लिखा। दिस इज द सेल वॉल, ओके। और इनके बीच में जो ये तो ग्राउंड सब्सटेंस आपको दिख रहा है, जो दोनों सेल्स को या सारे सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द मिडल लैमिला। यस, इसको कहा जाता है मिडल में प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस सेल्स के बीच में प्रेजेंट है, इसे नाम दिया जाता है आपका मिडल लैमिला। यहां लिख देता हूं मैं मिडल लैमिला, ओके। तो पहली बात जो मिडल लैमिला है, ये क्या हो जाती है, ये प्लांट को जोड़ने का काम करती है। जैसे एक दीवार में, एक वॉल में क्या हो जाते हैं, अलग अलग ब्रिक आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, सारे के सारे जो ब्रिक हैं वो आपस में कनेक्टेड ऐसे होते हैं विथ हेल्प ऑफ, यस, विथ हेल्प ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल। तो वैसे क्या हो जाता है, चूंकि ये प्लांट सेल्स को कनेक्ट करते हैं, सो कॉल्ड प्लांट्स सीमेंटिंग मटेरियल। क्या कहा जाता है बेटा इसे, प्लांट सीमेंटिंग मटेरियल इसे नाम दिया जाता है मिडिल लैमिला को। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, इसे याद रखना है। दूसरा, मिडिल लैमिला की अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये क्या हो जाते हैं, मेनली ये बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट, मेनली इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट मेनली, और थोड़ा इसमें क्या हो जाता है, मैग्नीशियम पैक्टेट ऑल्सो, राइट, ऑल्सो। लो, तो अभी मैंने आपको बताया था जो पेक्टिन है, फिर से बता देता हूं, इसमें आपको क्या हो जाते हैं, गैलेक्टोन यूरोनिक एसिड के रेसिड्यूज पाए जाते हैं पेक्टिन में, जो कि आपका एक पॉलीसैकेराइड है पेक्टिन, जिसके कारण इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, ये एक तो वाटर के साथ काफी अच्छे से बाइंड करते हैं, दूसरा उसमें क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो गया, तो कैल्शियम जो पॉजिटिवली चार्ज है इसके साथ बाइंड कर गया और इसने बना दिया कैल्शियम पेक्टेट। क्या बना दिया बच्चे, कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो ये इंटरसेलुलर मतलब बीच में सब्सटेंस है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सेल वॉल है और ये आपकी क्या हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बीच में है मिडिल लैमिला। तो अगर किसी सब्सटेंस को वन प्लांट सेल वन पहले प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल यानी प्लांट सेल 2 की ओर मूव करना हो, तो ये कैसे मूव करेगा, तो उसके लिए क्या हो जाता है कि यहां सेल वॉल के बीच में, सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में क्या हो जाता है, छोटे छोटे पिट्स पाए जाते हैं। पिट्स यानी गड्ढे, ये सिंपल पिट्स भी होते हैं, कंपाउंड पिट्स भी हो जाते हैं। तो पिट्स क्या हो जाता है कि ये जो पिट है यहीं पर क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज होती है पिट, यहां है तो यहां है। उसी पिट में क्या हो जाता है, ये बीच में एक स्ट्रक्चर गई जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
जो इनको सेपरेट करती है, और ये हो जाता है गोल्गी बॉडी, इसका एक पार्ट, इसका सॉरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पार्ट होता है एसईआर। तो एसईआर ये आपका जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक सेल का दूसरे सेल से एसईआर, तो एक पाथवे बना देता है जिसके थ्रू क्या हो जाता है सब्सटेंसेस वन प्लांट सेल से अनदर प्लांट सेल में ट्रांसपोर्ट होते हैं। इस पाथवे को नाम दिया जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा, जो एक लिविंग स्ट्रक्चर है। इसमें क्या क्या बने होते हैं, दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसईआर से निकलते ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्लांट के और इस प्लांट के, और ये बना देता है प्लाज्मोडेस्माटा, जो एक के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हुए दूसरे में कनेक्ट हो जाता है। तो ये इस रास्ते से बायोमोलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होकर दूसरे सेल में चले जाते हैं। ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। यानी प्लाज्मोडेस्मेटा आर दोज स्ट्रक्चर्स, दोज लिविंग स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल। ठीक है, तो ये प्लांट सेल वॉल आपका कंप्लीट हुआ, सेल सरफेस कंप्लीट हुआ इस वीडियो लेक्चर में। और उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स को कैसे डिवाइड किया गया है, तो उसमें पहला आपको पढ़ना है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग चलेंगे। ओके, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and please like, share and subscribe, and please refer others also for this. Thank you so much.